अगला जो चैप्टर है वो है आपका राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय। आपका पहला चैप्टर क्या था? एडवेंट ऑफ यूरोपियन, भारत में यूरोपियों का आगमन। दूसरा चैप्टर आपका था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। तीसरा चैप्टर आपका शुरू हुआ राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये जो तीसरा चैप्टर है इसका लिंकेज दोनों चीज़ों से है। पहला, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, इसलिए आपका सेकंड चैप्टर हुआ, यानी कि मुगलों का पतन। और फिर इन राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि इन लोगों के पतन की वजह से फिर अंग्रेज़ों की भारत में बल्ले बल्ले हुई। अगर ये भी मजबूती से रहते, मिलते नहीं उनसे, साजिश में जो है भागीदार नहीं बनते, षड्यंत्र नहीं रचते, साथ नहीं देते, उनका गठबंधन नहीं बनाते, झुकते नहीं, तो भी शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग गद्दार रहे, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के चाटुकार रहे, बहुत सारे तलवे चाटने वाले रहे, और कई ऐसे भी रहे टीपू सुल्तान जैसे जो अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो ऐसे ही कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कहानी है, स्वतंत्र राज्यों की कहानी है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की अगर बात की जाए तो आपका सबसे पहला जो स्टेट जाता है वो है बंगाल। इसके अलावा पढ़ा जाता है मराठा। इसके अलावा पढ़ा जाता है आपका पंजाब। क्या चीज़? कहाँ से पढ़ा रहे, मतलब चैप्टर वाइज या क्या? मुगल एम्पायर के पतन की कहानी के ऊपर कई सारे राज्यों का कह लीजिए कि जन्म लिखा गया। कई सारे स्वतंत्र राज्य आए। कौन कौन से वो राज्य थे वही बता रहे हैं। जैसे कि एक है बंगाल आपका, दूसरा आपके मराठा। मराठा पहले से ही थे, औरंगजेब के टाइम से इनके जो है वर्चस्व की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में रणजीत सिंह इम्पोर्टेंट फिगर हैं। इसके अलावा आपके मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे 4 इम्पोर्टेंट स्टेट्स रहे। इसके अलावा एक स्टेट आपने पढ़ा बीच में एडवेंट ऑफ यूरोपियन के दौरान, वो स्टेट आपका, जैसे कि आरकोट के बारे में थोड़ा बहुत आपने देख लिया था, हैदराबाद के बारे में आपने देखा, और अभी डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ते हुए आपने अवध के बारे में भी जान लिया। तो इन तीनों को भी हम लोग छोड़ेंगे। मऊ की भाषा में बोलें तो इसका भी हम लोग गप्पा मारेंगे। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से, वो है आपका बंगाल। बंगाल कह लीजिए भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स में से एक था। भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक, भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि ये आपका बंगाल है, इधर से आपकी गंगा आती है, इधर से आपके ब्रह्मपुत्र आती है, नीचे आपकी बंगाल की खाड़ी है। एक बेहतरीन इलाका, बढ़िया से जो बंगाल की खाड़ी से हवा आती है उससे भरपूर बारिश होती है, शानदार मौसम रहता है, और नदियों के आने की वजह से यहाँ पे मिट्टी बहुत शानदार है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, जिससे फसलें यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से उगाई जा सकती थी और आज भी। ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बंगाल एक समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। ठीक, तो इस वजह से भी ये राज्य इम्पोर्टेंट है, और यही वजह है कि इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से जो यूरोपीय कंपनियां आई सब ने बंगाल पे हाथ साफ करने की कोशिश ज़रूर की। ये अलग बात है कि सभी को सफलता नहीं मिली सिवाय ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के। लेकिन ब्रिटिशर्स तो बाद में आए, उससे पहले यहाँ पे कहानी क्या थी हम लोग वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। वो समझते समझते फिर ये समझेंगे
कि कैसे ये ब्रिटिशर्स के हाथ में गया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हो जाती है प्रॉपर वे में। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है राइज ऑफ बंगाल। बंगाल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम पे, जब बता रहे थे ना उस टाइम पे। जैसे कि एक बंदा था जिसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। बहुत छोटी उम्र थी, बच्चा था। सूर्य नारायण मिश्रा को किसी ने गुलाम की तरफ लिया और गुलाम बना के उसको बेच दिया। जिसको बेचा, जिसने मतलब सूर्य नारायण मिश्रा को खरीदा, उसका नाम था हाजी शाफी। और हाजी शाफी कौन थे? ये मुगल अधिकारी थे। तो हाजी शाफी के पास जब सूर्य नारायण मिश्रा आया, छोटा बच्चा था, गुलाम के तौर पे, तो हाजी शाफी ने उसको खरीदा और खरीदने के बाद उसका जो है सरकमसिजन कराया और उसको मुसलमान बनाया और नाम दिया सूर्य नारायण मिश्रा को क्या? मोहम्मद हादी। ठीक है। फिर हाजी शाफी जो है गए हुए थे पर्सिया, तो पर्सिया में मोहम्मद हादी को भी लेके गए थे और यहीं से इनका सफ़र धीरे धीरे मोहम्मद हादी का चेंज होना शुरू होता है। चूँकि हाजी शाफी भी मुगल अधिकारी थे, तो मोहम्मद हादी भी धीरे धीरे मुगलिया एम्पायर का हिस्सा बन गए और ये भी एक मुगल अधिकारी के तौर पे इन्होंने जॉब अपने मुगल साम्राज्य में ही शुरू कर दी। इनका सबसे बड़ा और पहला जो इनकी अपॉर्चुनिटी रही, मोहम्मद हादी, जो बाद में आगे चल के बन जाते हैं आपके मुर्शिद कुली खान। ये बनते हैं आपके जो विदर्भा के दीवान थे, विदर्भा महाराष्ट्र में है, वहाँ के जो दीवान थे उनके अंडर ये जॉब करना शुरू कर देते हैं और इतना बेहतर तरीके से ये काम करते हैं, इतने ज़हीन थे कि बहुत ही कम वक्त में विदर्भा का जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था, उसको इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया। इससे मुगल साम्राज्य में जो लोग थे वो बहुत खुश हुए, खासकर औरंगज़ेब जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। किससे? मुर्शिद कुली खान से। और ये बात है आपके 1700 के आसपास की। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज़ है। 1700 से पहले आपको याद होगा 1692 और 98 का जब दौर था, आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों को 3 गांवों की ज़मींदारी दे दी थी अज़ीमुस शान ने। ठीक है ना? तो अज़ीमुस शान ने कुछ पैसे के लालच में 3 गांव की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दी थी। तो इस बात से मुर्शिद कुली खान जो है नाराज़ थे कि जो है अज़ीमुस शान जो है करप्ट आदमी है और वो जो है अपने ही एम्पायर को बेच रहा है। तो इतनी बेहतर उसकी समझ थी, ये भी वजह थी कि औरंगज़ेब मुर्शिद कुली खान को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पसंद करने लगे थे। और फाइनली 1700 में, सन 1700 में औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली खान को दीवान बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है। अब ये बात समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए। देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है ना, उसके 2 हिस्से होते थे, 2 पार्ट होते थे। एक को बोलते थे दीवानी, वो दीवानी मस्तानी हो गई वाला नहीं, ठीक है ना। एक को बोलते थे दीवानी, एक को बोलते थे निजामत। क्या क्या बताएं? हाँ, सबसे पहले वो विदर्भा के दीवान के अंडर में काम करना शुरू किए। ठीक है। विदर्भा एक जगह है, वहाँ का जो दीवान था उसके अंडर काम करना शुरू किया और इतना बेहतरीन काम किया कि फाइनली सन 1700 में औरंगज़ेब ने खुद मुर्शिद कुली खान को पूरे बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है। अजीमुस शान की बात कर रही हैं? मतलब कहाँ थी? एकदम शुरू में पहुंच गई हैं, सूर्य नारायण मिश्रा पे। तो नाम तो मुर्शिद कुली खान ही ले रहे हैं। मोहम्मद हादी तो बोल के 2 बार बोल के छोड़ दिए, वो तो बचपन की बात थी। हाँ,
अच्छा, इसका मतलब पीछे का आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना? ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, ना पढ़ी हैं। अब देखिए, जब भारत में अंग्रेजों का जो आगमन वाली बात थी ना, आगमन का जो चैप्टर था, उसमें पढ़ाया गया, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल में नहीं पढ़ाया गया। नहीं, आप पढ़ी हैं। अब टेस्ट लेना पड़ेगा आप लोग का। इसका मतलब पढ़ाई हो नहीं रही आप लोग की, बस ऐसे ही कहते हैं कि हाँ तैयार कर रहे हैं सर। हो जाए। बोलिए, नहीं कल रख दे रहे हैं 9:30 बजे। श्योर हैं सब लोग? तो रिचार्ज करवा लीजिए। रिचार्ज वैसे करवाने की अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई है ना, आप अपने भाई से बोलिए, वो आपके लिए बैठ जाएंगे 2 घंटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ज़्यादा परेशान करती होंगी, पानी वानी मांगता होगा, आप देती नहीं होंगी बेचारे को, इसीलिए। चलिए खैर, कल हो सकता है टेस्ट हो, नहीं तो देखा जाएगा फिर। क्या कह रहे थे हम? हाँ, वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे माइंड को बैलेंस किया जाए, ये सब आप लोग का ट्रेनिंग प्रोसेस है। ठीक ना? चलिए फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग एकदम। एक, बंगाल की कहानी बता रहे हैं, लेकिन बंगाल में प्रॉपर घुसने से पहले हम एक और बंदे की कहानी बता रहे थे, वो थे सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा बचपन का नाम था। बहुत छोटे थे तो ये गुलाम के तौर पे बेच दिए गए थे हाजी शफी को। हाजी शफी जो है, मुगल साम्राज्य में एक अधिकारी थे, और हाजी शफी जो कि मुसलमान थे, उन्होंने एक छोटे से गुलाम को खरीदा। तो उन्होंने खुद पाला पोसा तो जाहिर सी बात है वो बच्चा भी मुसलमान हुआ, और इसका खतना वतना करवा के उस सूर्य नारायण मिश्रा को नाम दे दिया गया मोहम्मद हादी। तो इस तरीके से मोहम्मद हादी मुगलिया साम्राज्य के संपर्क में आया, और उसका नाम पड़ गया मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान एक ज़हीन इंसान था, बढ़िया समझ थी, रेवेन्यू की अच्छी समझ थी, राजस्व की अच्छी समझ थी। इस क्वालिटी को औरंगज़ेब ने पहचाना। ये अलग बात है कि बाकी लोग नहीं पहचानते थे, जैसे कि बंगाल में ही अजीमुस शान जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसने अंग्रेज़ों को 1698 में 3 गांव की जमींदारी दी थी, गोविंदपुर, कालीकटा और सुतानाती। ये 3 गांव की जमींदारी जब अजीमुस शान ने अंग्रेज़ों को दी, तो मुर्शिद कुली खान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये एक बेवकूफ़ी भरा काम है कि आप अपने बढ़िया गांव जिससे एक अच्छा खासा राजस्व आ रहा है वो किसी पराये मतलब मुल्क को या पराया मुल्क के लोगों को दे रहे हैं। बट अजीमुस शान और बाकी मुगल ऐसे जो छोटे मोटे गवर्नर थे करप्ट हो चुके थे। बहरहाल, लेकिन औरंगज़ेब जो है, मुर्शिद कुली खान की इस राजस्व की समझ को बहुत बेहतर तरीके से समझता था, क्योंकि इस मुर्शिद कुली खान ने विदर्भा के दीवान के अंडर जॉब शुरू की थी अपनी पहली बार। ठीक है, विदर्भा महाराष्ट्र में एक जगह है, और वहाँ का जो दीवान था, यानी कि जो राजस्व की देखभाल करता था, उसको दीवान बोलते थे। तो उसके अंडर में जो जॉब की मुर्शिद कुली खान ने, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आया, विदर्भा का जो राजस्व था वो दुगना चौगुना हो गया था। तो औरंगज़ेब इन सारी चीज़ों से बहुत खुश था, और उसी खुशी के चलते औरंगज़ेब ने सन 1700 में मुर्शिद मुर्शिद कुली खान को पूरे बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, अब दीवान वर्ड यहाँ भी आया, दीवान वर्ड यहाँ भी आया। इसी को लेके हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दीवान या दीवानी होता क्या है। कोई भी प्रशासन, खासकर जो राजाशाही है, राजतंत्र है, उसमें आज भी होता है लेकिन अब वर्ड्स अलग हैं। उसके दो हिस्से होते थे, एक होता था दीवानी, एक होता था निजामत। निजामत आया आपके निज़ाम से, ठीक है ना? निज़ाम, या फिर यहाँ का निज़ाम कैसा है, सिस्टम कैसा है, बोलते हैं ना। तो निज़ाम का सीधा सीधा मतलब है सिस्टम, और सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है लॉ एंड ऑर्डर।
जो पुलिस का काम है, जो डीएम का काम है, जो एक अधिकारी का काम है, ऑफिसर का काम है, जो एक सीआईडी सीबीआई का काम है, जो एक जासूस का काम है, जो एक जो है फौजी का काम है, ये सारे काम किस में आते हैं? आपके निजामत में आते थे, जो एक संतुलन बना के रखे हैं पूरे साम्राज्य का, एक कानून को लागू किए हुए हैं ये सारे लोग मिलकर, इसको बोलते थे निजामत। और दीवानी आपका होता था राजस्व, रेवेन्यू, प्लस आपका जो भी काम न्यायिक है, अदालत वाला जो काम है, अदालत वाले काम और आपके राजस्व वाले काम वो दीवानी में आते थे। तो जो पूरे राजस्व के काम को देखता था उसको दीवान बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल का या पूरे बंगाल का दीवान सन 1700 में मुर्शिद कुली खान को बना दिया गया। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। इस बात से अजीमुल शान बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि अजीमुल शान करप्ट था, अभी थोड़ी देर पहले बताया हम। जब औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया तो अजीमुल शान ने मुर्शिद कुली खान को मारने की भी कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। मुर्शिद कुली खान ने इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम दिया। वो दीवान बनते ही बंगाल की तरक्की में लग गया। सबसे पहला काम जो इसने बंगाल का दीवान बनने के बाद किया, वो ये किया कि उसने जो दीवानी की राजधानी थी, मतलब राजधानी नहीं कहेंगे, जो हेडक्वार्टर था पूरे बंगाल का, जहाँ से राजस्व सारा कंट्रोल होता था, वो पहले आपका था जहांगीर नगर में। इसको याद रखिएगा फैक्चुअल नीड के तौर पे। क्या कह रहे थे? हाँ, जहांगीर नगर से जो है उसने हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया अपना? मकसूदाबाद। अब इसमें एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो ये जहांगीर नगर है, बाद में इसी का नाम पड़ गया था ढाका। ढाका सुने आप लोग? बांग्लादेश में है। और जो ये आपका मकसूदाबाद है, बाद में इसी का नाम बदल के पड़ जाता है मुर्शिदाबाद। ये नाम भी शायद आप लोग सुने हो। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसने सबसे पहला काम क्या किया, जो दीवानी का हेडक्वार्टर था उसको उसने ट्रांसफ़र किया। हालांकि बहुत लंबे वक्त तक ये काम नहीं कर पाया। अगेन वही बात आती है, जब कोई इंसान बहुत बेहतर परफॉर्म करता है तो 18 दुश्मन आ जाते हैं लाइन में लग के, और एक जो है काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। औरंगज़ेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट ने एक बार के लिए मुर्शिद कुली खान को बंगाल से हटा दिया था, लेकिन बाद में फिर से ये ज्वाइन हो गया था। तो इसलिए फिर से मुर्शिद कुली खान ने अपना काम बंगाल में वापस शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नवाब बना कैसे मुर्शिद कुली खान? अभी तो देखिए नवाबत जो है, नवाबी वाली कोई बात नहीं आई ना। अभी तो समझिए कि बंगाल के बैकग्राउंड की बात हो रही है। कैसे नवाब बन गया ये? नवाब इसलिए बना कि 1717 की बात है, और 1717 अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी मुगलों के पतन की कहानी, तो 1717 में आपका जो मुगल बादशाह था उसका नाम था फरुख सियार। तो 1717 की बात है, फरुख सियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल की एक और पोस्ट दे दी, और वो पोस्ट क्या थी? उसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नाजिम बना दिया। अब एक बात आप समझिए, औरंगजेब ने क्या बनाया? कोई एक लोग रिस्पॉन्स करें। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को क्या बनाया? बंगाल का दीवान बनाया। फरुख सियार ने क्या बनाया? नाजिम बना दिया ना। अब एक चीज यहाँ पे अब देखिए कि कोई भी साम्राज्य दो चीजों से चलता है, अभी दो हिस्सों में चलता है, हम बताए ना, एक दीवानी और एक निजामत। जब औरंगजेब ने दीवानी के लिए दीवान बना दिया उसको, और फिर फर्रुख सियार ने निजामत के लिए क्या कर दिया? निजाम बना दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि पूरे उस बंगाल का इकलौता बादशाह, रूलर, शासक, नवाब जो कहिए, कौन हो गया? यही हो गया ना। इस तरीके से इसकी कहानी, इसीलिए हैदराबाद की कहानी देखिएगा या फिर अवध की कहानी देखिएगा, तो उन दोनों की कहानी से बिल्कुल परे कहानी आपकी बंगाल की है। क्योंकि हैदराबाद में कौन? निजामुल मुल्क खुद भाग के गया हैदराबाद और बोला कि नहीं हम आज़ाद हैं।
मुर्शिद कुली खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुर्शिद कुली खान ने काम ही इतना अच्छा किया कि बिना मांगे उसको दीवानी मिल गई, फिर बिना मांगे उसको निजामत भी मिल गई, और निजामत और दीवानी दोनों अलग अलग मिली और फिर दोनों इकट्ठा हुई तो वो अपने आप ही एक सुप्रीम पावर बन के उभर गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो नाजिम प्लस दीवानी या दीवान कह लीजिए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या बना? अल्टीमेटली बन गया आपके नवाब बंगाल का। कब बना? 1717 में। इसीलिए अब कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। बंगाल का पहला नवाब वो कौन है आपका? मुर्शिद कुली खान। कब से शुरू हुआ? 1717 से लेके उसकी मौत तक, और मौत कब हुई आपके? 1727 में। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? तो अब यहाँ से आप देखिए बंगाल के पहले नवाब की कहानी, जिसका नाम है मुर्शिद कुली खान। गवर्नर बना, नवाब बना, सूबेदार बना, बंगाल का जो कहना है कहिए, लेकिन इसने मुगलों से वफादारी निभाई। एक आज़ाद राज्य के तौर पे काम तो शुरू हो गया इसका, लेकिन मुगलों की सुप्रीमेसी को इसने बिल्कुल बेहतर तरीके से आधिकारिक तौर पे बोला कि हम आपकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं और आपके साथ मिलजुल के बढ़िया से रहेंगे। और मुर्शिद कुली खान की ही कह लीजिए कि एक एहसान कह लीजिए मुगल साम्राज्य पे औरंगजेब की डेथ के बाद, कि इसने बंगाल को इतना बढ़िया तरीके से संभाला कि इतना, जैसे अभी हम बताया ना कि बंगाल एक अच्छी जगह थी, बढ़िया उत्पादन होता था, बढ़िया जगह थी, तो राजस्व बहुत अच्छा आता था। तो आधे मुगल एम्पायर का राजस्व कह लीजिए कि बंगाल से आ रहा था। तो मुगल एम्पायर अगर जिंदा था अभी तक तो उसमें कृपा किसकी थी आपके? मुर्शिद कुली खान की, कि राजस्व भी दे रहा था, दूसरा ये कि मुगलों से वफादारी भी निभा रहा था। और ये एक अच्छे शासक होने की निशानी है। अच्छा शासक कैसे था उसकी भी थोड़ा सा कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या इसने काम किए, क्या क्या स्टैंड लिए। एक वर्ड आपको याद होगा जब हम बताए थे भारत में अंग्रेजों का आगमन, उसमें हम बताए थे दस्तक, याद है? अंग्रेजों को दस्तक दिया गया था कि आप पूरे बंगाल में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं इस दस्तक का इस्तेमाल करके, आपसे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, चुंगी नहीं ली जाएगी, याद है? तो दस्तक का इस्तेमाल अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से कर रहे थे। जैसे हम आपको एक कोई पास दे दें किसी एक चीज़ का, मान लीजिए कि हम कुछ कोई अधिकारी वगैरह हैं, हम आपको एक बस का पास बना के दे दिए, किसी एक बस का, सरकारी बस का। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पास बन रहा है कि हाँ इस बस से आप जा सकते हैं, ये फ्री में है, लेकिन आप उस बस पास का इस्तेमाल करके हर बस में घुस रहे हैं, हर सवारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि सिर्फ ए से लेके बी तक की सवारी का वो पास था, आप जो है ए से लेके ई डी एफ तक पहुंच जा रहे हैं, मतलब उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पास हम खुद दिए, मान लीजिए हम एक अधिकारी हैं, तो आपको उसका भी एक रौब है कि अरे हमको एक अधिकारी ने पास दिया है, मेरी मर्जी, फ्री में, ये वो फलाना ढिमकाना। यही काम अंग्रेज भी कर रहे थे। किस बात पे कह रहे हैं कि अरे मुगल बादशाह ने हमको दस्तक दिया है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो वैसी जगह पे भी दस्तक का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि बंगाल के इर्द गिर्द वाले जो एरिया थे वहां पे भी इस्तेमाल करते थे। मतलब हर जगह पे वो दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे। और हर जगह पे दस्तक का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो टैक्स उनको देना चाहिए, जो टैक्स उनका बनता है, वो टैक्स से भी वो बच रहे थे। तो जाहिर सी बात है इससे राजस्व को, बंगाल के राजस्व को नुकसान होगा, साम्राज्य कमजोर होगा, मुगल साम्राज्य कमजोर होगा, बंगाल का प्रशासन कमजोर होगा। मुर्शिद कुली खान ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा कि अब आज के बाद से कोई भी दस्तक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने मिसयूज किया तो फिर मेरी तलवार होगी और फिर तुम्हारा सर होगा। मतलब ऐसी लाइन बोली नहीं, जो भी बोला धमकी बढ़िया से दी कि अब होना नहीं चाहिए। ठीक है, पहला काम ये किया। दूसरा काम, जब दस्तक का इन लोगों को, अंग्रेजों को ये अलाउ किया गया था, मुगल बादशाह ने अलाउ किया था, तो उसी मुगल बादशाह ने एक और चीज अलाउ की थी, अगर आप लोगों को याद होगा। वो ये था कि बोला गया था कि अंग्रेज जो है 37 गांव की जमींदारी खरीदेंगे या खरीद सकते हैं। याद आ रहा है कुछ?
मुर्शिद कुली खान ने बोला कि ये भी तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये 37 गांव कौन से थे? वही 3 गांव के आजू बाजू वाले जो गांव थे। मुर्शिद कुली खान ने बोला जो 3 गांव मिला है, तुम लोग एक किला बना के जो है पूरा जो है राज कर रहे हो, अब 37 गांव और लेके क्या करने वाले हो? सीधा सीधा इससे नुकसान किसको था? बंगाल को, मुगल साम्राज्य को। मुर्शिद कुली खान ने बोला कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे, अजीम शान कुछ भी बोले, मुगल बादशाह कुछ भी बोले, ये गलत है। 37 गांव की जिम्मेदारी तुम लोग कतई खरीद नहीं सकते। अब इसके पीछे मुर्शिद कुली खान की अपने आज कोई लालच नहीं था। मुर्शिद कुली खान खुल के कहता था कि ये हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बंगाल के लोगों के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रिक्टली इसने पूरे प्रशासन को संभाला और कहीं से किसी भी तरीके के करप्शन को, मिसमैनेजमेंट को उसने बर्दाश्त नहीं किया। और इस तरीके से जो बंगाल का राजस्व पहले भी बेहतर था, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही करने की वजह से और भी ज़्यादा बेहतर होते गया। ठीक है। इसमें एक जो है सोने पे सुहागा वाला काम इसलिए भी हुआ कि इसने एक सिस्टम शुरू किया था, वो था आपका इजारा सिस्टम। एक तरीके का रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व प्रणाली थी, बंगाल और बिहार के इलाके में इसने लागू किया था। इसमें आसान भाषा में बस इतना था कि बड़े बड़े जमींदारों को चुना गया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, इकट्ठा करें। ठीक है। और इस रेवेन्यू कलेक्शन को भी उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई किया। कोई भी जो है बड़े बड़े अगर लोग हैं तो उनसे भी रेवेन्यू जितना बनता है वो रेवेन्यू लेना है। ये नहीं कि बड़े हैं तो उनके नाम पे छोड़ दो और किसानों को जबरदस्ती चूसते रहो, उनका शोषण करते रहो। तो ये एक अच्छा काम किया, इससे भी राजस्व बढ़ा। और एक लास्ट जो इसने बेहतर काम किया, जो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलता है, वो ये कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स थे बंगाल में, उन सबको इसने प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। उस वक्त बंगाल में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, बड़े बड़े घराने थे जो एक तरीके से प्राइवेट बैंक की तरह काम करते थे। उसमें एक नाम आता है हाउस ऑफ जगत सेठ। उस वक्त कह लीजिए बंगाल का एक बैंक था ये, जगत सेठ। इसमें दो लोगों का नाम बड़ा फेमस है, एक तो है मानिक चंद और दूसरा नाम आपका आता है आलमचंद। ठीक है। मतलब कह लीजिए कि जैसे आजकल अंबानी और अडानी है ना, ठीक वही उस वक्त के ये अंबानी अडानी थे, जिसको जब चाहे जो कर सकते थे, किसी की गद्दी उखाड़ सकते थे, किसी को कहीं पे बैठा सकते थे, इतने पैसे थे इनके पास। मतलब नवाबों बादशाहों को भी अगर पैसे की कमी होती थी तो ये लोग देते थे लोन। क्या कह रहे हैं? मानिक चंद, चंद जो है आगे आया नहीं, आ जाएगा चलिए। मानिक चंद और आलमचंद, ये हाउस ऑफ जगत सेठ, ये पूरा एक जो है टाइटल इन लोगों को दिया गया था, जगत सेठ। ये टाइटल जो है औरंगजेब ने दिया था, नोट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब नहीं कोई। बहरहाल, तो ये लोग थे। इसके अलावा एक और बड़ा व्यापारी था जो बहुत पैसे वाला था, उसका नाम था ओमे चंद। इसके अलावा एक व्यापारी था खोजा वाहिद। तो ऐसे कुछ गिने चुने बड़े व्यापारी थे। मुर्शिद कुली खान ने इन लोगों को पैट्रनाइज किया, आगे बढ़ाया, उनको प्रमोट किया। अब प्रमोट करने की एक वजह यह भी है, जाहिर सी बात है, साम्राज्य चलाना है, कोई प्रशासन चलाना है तो आपको अर्थ यानी कि पैसे की ज़रूरत है। और पैसे की ज़रूरत है तो यानी कि आपको व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। व्यापार को बढ़ावा देंगे तभी आपके पास टैक्स आएगा। तो मुर्शिद कुली खान ने इन लोगों को प्रमोट किया। साथ ही साथ आलम चंद को बंगाल का ट्रेजरर बनाया, चीफ ट्रेजरर। ठीक है। प्लस अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने पीएम मोदी की तरह काम नहीं किया, या आज की भारतीय जनता पार्टी की तरह काम नहीं किया कि जिस व्यापारी को बढ़ावा दे उनकी हर गलती, हर गुनाह माफ, हर करप्शन माफ। होता है ना, कैसे बड़े बड़े टैक्स जो है व्यापारियों के आजकल टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। चीफ ट्रेजरर,
ट्रेजरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं पता हमको इसके। मतलब जो आपका पैसा वैसा सारा देख रहा है उसको बोलते हैं ट्रेजरर, ठीक ना? तो मुख्य ट्रेजरर बनाया था। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि मुर्शिद कुली खान ने इन लोगों को बढ़ावा दिया ना, क्योंकि प्रशासन बिना पैसे के तो चलता नहीं। तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इन लोगों की हर चीज को जो है बढ़ा रहे थे। अगर ये कुछ गलत करें तो भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी बढ़ा रहे हैं। मुर्शिद कुली खान ने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी, ये लोग भी, अगर मिस मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, किसी भी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनसे भी मिलिट्री की मदद से जो है हैंडल किया जाएगा उन लोगों को भी, यानी कि फिर हमारी तलवार बोलेगी और आपका सर बोलेगा। तो ये नहीं कि हाँ उनसे पैसा मिल रहा है, टैक्स दे रहे हैं तो उनके सामने सर झुका के जो है जी हुजूरी करेंगे आज की तरह, ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे। लेकिन हाँ ये है कि इन लोगों के पास इतने पैसे थे कि धीरे धीरे ये इतने पावरफुल हो गए, कह लीजिए कि राजा कहलाने लगे ये वहाँ के। और कई सारी चीज़ें इनके कहने से होने लगी आगे चल के। और आगे यहाँ तक होता है कि इन लोगों के कहने की वजह से कोई नवाब बन रहा है, इन लोगों की वजह से कोई नवाब से की गद्दी से उतर भी रहा है। ठीक है। तो बहरहाल ये सारे कुछ अच्छे काम मुर्शिद कुली खान ने किए और फाइनली 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आलमचंद। ठीक है। 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना? अगर क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ा जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है। अब डेथ हो गई। अब फिर अगेन बात यहाँ पे क्या आएगी? जब भी किसी शासक की डेथ हो, किसी बादशाह की डेथ हो, तो क्या आएगी अगली परेशानी? बताइए आप लोगों को। अगला नवाब, अगला बादशाह कौन बनेगा, यही ना? हाँ, झगड़ा होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं हुई। ज्यादा झगड़ा इसलिए नहीं हुई ना, देखिए यहाँ पे दो लोग थे, ठीक है। एक का नाम था सुजाउद्दीन खान, और एक का नाम था सरफराज खान। ठीक है। सुजाउद्दीन खान कौन था? सुजाउद्दीन खान था मुर्शिद कुली खान का दामाद। ठीक है। दामाद का मतलब ये आपके सन इन लॉ था। और ये सरफराज खान कौन था? मुर्शिद कुली खान का नाती। ठीक है, यानी कि उनकी जो है बेटी का बेटा। दिक्कत क्या हुई? अच्छा एक चीज ये भी थी, अच्छा चलिए उसको आगे बताएंगे, कहावत याद आ गई। हाँ, हाँ वो तो सुजाउद्दीन खान का बेटा हुआ ना, बट हम किसके कंटेक्स्ट में बता रहे हैं? मुर्शिद कुली खान के। ठीक है। उत्तराधिकार मतलब कौन है? उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकार जो है का हक जो है किसका है? तो एक लिस्ट में थे मुर्शिद कुली खान के दामाद और दूसरे थे मुर्शिद कुली खान के नाती सुजाउद्दीन खान के बेटे। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी वो समझिए। मुर्शिद कुली खान जीते जी जो वसीयत करके गए, या जो वो चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी, वो ये कि मेरे मरने के बाद मेरा नाती यानी कि सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बनेगा। ठीक है। ये ख्वाहिश थी किसकी? मुर्शिद कुली खान की। तो वही होना चाहिए था, वही बनना चाहिए था। और डेथ हुई तो ये था कि सरफराज खान जो है अगला नवाब बनेगा। लेकिन उसका बाप ही इस बात के लिए रेडी नहीं था, सुजाउद्दीन खान। पहला तो ये कि हम तुम्हारे बाप हैं तो बनना हमको चाहिए। दूसरी दिक्कत ये हुई, यहाँ पे साजिश क्या हुई कि उस वक्त बिहार बिहार जो है वो भी बंगाल का हिस्सा था। वहाँ का एक लोकल गवर्नर था जिसका नाम था अली वर्दी खान।
अली वर्दी खान ने सुजाउद्दीन खान को चढ़ाया कि देखो तुम बाप हो, तुम बड़े हो, गद्दी पे अधिकार तुम्हारा है ना कि तुम्हारे बेटे का। इतनी आराम से तुम अपने बेटे को कैसे नवाब बनने दे सकते हो? अरे खुद थोड़ा अपने खून को गर्म करो, जाके अपने बेटे से लड़ो और गद्दी हासिल करो। सुजाउद्दीन खान भी एकदम जो है उतावला हुआ कि नहीं, गद्दी पे हक मेरा है। और इस तरीके से एक ऐसा सीन क्रिएट होता है कि बाप और बेटे आमने सामने। अब आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे का गला दबाने वाले हैं, अचानक एंट्री होती है आपके सरफराज खान की नानी की, यानी कि मुर्शिद कुली खान की माँ, माँ कह रहे हैं, बीवी, जिनका नाम था नसीरी बानो बेगम या नासिरी बानो बेगम। ठीक है। नासिरी बानो क्या कहती हैं, सरफराज के पास जाती हैं कि देखो अपने बाप से लड़ते हुए अच्छा नहीं लगता। माना कि मुर्शिद कुली खान की ख्वाहिश थी कि तुम नवाब बनो, लेकिन अगर बाप सामने खड़ा है तो बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो और अपने बाप को नवाब बनने दो। अब ये भी बेचारा जो है अपनी नानी की बात टाल नहीं पाया और बोला कि ठीक है। इस तरीके से सरफराज खान की जगह मुर्शिद कुली खान के बाद आपके सुजाउद्दीन पहले नव, मतलब अगले नवाब बनते हैं। कब से कब तक? मुर्शिद कुली खान की डेथ कब हुई? 1727। और ये नवाब रहते हैं बंगाल के 1739 तक। इनके टाइम पीरियड में कोई भी खास काम नहीं हुए, ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई और 1739 में इनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद, जैसा कि नानी जी ने बोला था, अगले नवाब बने इन्हीं के बेटे सरफराज खान। तो सरफराज खान कब से कब तक नवाब? 1739 से लेके कब तक? 1740 तक। ठीक है। ये बेचारा कुछ खास काम कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे भी राजनीति हुई। जैसे वहां पे अलीवर्दी खान कूदा बीच में ना, यहाँ पे अलीवर्दी खान फिर से कूदता है। क्या कूदता है? देखिए, अभी जब मुर्शिद कुली खान बता रहे थे तो हम बड़े बड़े व्यापारियों का नाम बताए थे, उसमें एक छोटा सा प्राइवेट जो बैंक था जिसको जगत सेठ नाम दिया गया, याद है ना? इस वक्त जगत सेठ जो हाउस था उसको दो लोग संभाल रहे थे। एक का नाम था स्वरूप चंद और दूसरे का नाम था मेहताब चंद। अब जाहिर सी बात है, व्यापारी हैं तो इनका काम क्या है, इनके हाथ में इतना मतलब पैसा है इनके पास कि वो जब चाहें जिसको चाहें हटा ले बैठा ले। जैसे कि आज के टाइम पे होता है, इतना एमएलए और एमपी खरीदे बेचे जाते हैं ना, कैसे होता है? ये सब बड़े बड़े व्यापारियों का काम है। करोड़ों रुपए में एक एमपी को इस पार्टी से उस पार्टी में कर देते हैं, सरकारें तक गिरा देते हैं। यहाँ पे जगत सेठ ने यही काम किया, स्वरूप चंद और मेहताब चंद ने। इन्होंने अली वर्दी खान, जो कि बिहार का गवर्नर था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अली वर्दी खान को चढ़ाया। बोला कि देखो तुम बहुत काबिल इंसान हो, तुम्हारा जहन उतना अच्छा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी एकदम नवाब जैसी है, बढ़िया जो है इंसान हो। तुमको चाहिए कि सरफराज को मार के तुम खुद बंगाल के नवाब बनो और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। पैसे हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, पावर हमारे पास है। सरफराज को हराओ, गद्दी पे बैठो, फुल सपोर्ट तुम्हारे लिए। अली वर्दी खान को भी लालच आया। सबको सत्ता की लालच होती है। अली वर्दी खान इस बात के लिए तुरंत रेडी हो गया और उसने यकायक सरफराज खान पे हमले का इरादा किया और एक युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ घेरिया। और यह युद्ध हुआ आपके 1740 में। और इस युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हराया। न केवल हराया बल्कि उसको मार भी दिया। इस तरीके से सरफराज खान की कहानी कुछ ही जो है पल में खत्म हो जाती है। और जैसा कि डिसाइड था, बंगाल का अगला नवाब कौन बन जाता है?
फटाफट बताइए। अली वर्दी खान। ये कब से कब तक रहता है? 1740 से लेके 1756। ठीक है। इसके टाइम पीरियड में नवाब नवाब, ठीक ना? हाँ, तो अली वर्दी खान जो है 1740 से लेके 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। कैसे भी गद्दी पे बैठा हो, किसी को मारा हो, किसी को हराया हो, लेकिन हाँ, एक बात सही है कि इसका ज़हन बहुत बेहतरीन था, काबिल बहुत था, कैपेबल था हर चीज़ के लिए। आपका प्लासी कब हुआ? 1757 में हुआ ना प्लासी का युद्ध। इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर अली वर्दी खान 1 साल 1.5 साल के लिए और जी जाता, जिंदा रहता, तो शायद प्लासी होता नहीं या टाला जा सकता था। और प्लासी के टालने का मतलब अंग्रेजों का जो एक साम्राज्य बना भारत में, उस साम्राज्य के बनने को भी टाला जा सकता था। तो शायद भारत की कहानी आज कुछ और होती। ठीक है ना? इसका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है अली वर्दी खान का, इससे आपको इसके जहन के बारे में पता चलेगा। अली वर्दी खान कहता था कि यूरोपियन कंपनीज आर लाइक बीज, इफ दे आर नॉट डिस्टर्ब दे गिव हनी, बट इफ दे आर डिस्टर्ब देन दे स्टिंग यू टू डेथ। जी, वही तो बता रहे हैं। कहाँ का? अभी तो बताइए, 2 लाइन भी नहीं हुआ। समझिए कि बस इतना ही तारीफी के पुल वादे हैं कि हाँ बड़ा ज़हीन था, ये था वो था, प्लासी नहीं हुआ वो था, इतना कमाल का इंसान था। चलिए बहरहाल सुनिए फिर से। अली वर्दी खान नवाब बना 1740 में, 1756 तक रहा। ज़हीन आदमी था, काबिल आदमी था। इतिहासकार इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितना काबिल था। इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे 56 लिखा है ना, यानी कि 56 में मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर 1-2 साल और जी जाता, जिंदा रहता, तो शायद प्लासी का युद्ध नहीं होता या टल जाता। और प्लासी का युद्ध अगर नहीं होता तो भारत का आज इतिहास कुछ और होता। प्लासी हुआ तभी तो अंग्रेज बस गए। सबसे बड़ा रीजन यही है। प्लासी नहीं हुआ होता तो बक्सर नहीं होता, बक्सर नहीं होता तो अंग्रेजों की कहानी कुछ और होती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसकी डेथ हो गई। तो इसकी सोच अच्छी थी, वही सोच बताने के लिए हम एक कोटेशन बता रहे थे। अली वर्दी खान एक लाइन कहता था हमेशा कि यूरोपियन कंपनीज आर लाइक बीज, इफ दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड दे गिव हनी, बट इफ दे आर डिस्टर्ब्ड देन दे स्टिंग यू टू डेथ। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी कंपनियां मधुमक्खी की तरह हैं। अगर आप उनको छेड़ेंगे, मतलब अगर आप उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको शहद देंगे, लेकिन अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो आपको इतना काटेंगे जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है ना? तो अली वर्दी खान की सोच एकदम क्लियर कट थी। उसको पता था कि अभी पंगा लेंगे, फालतू का युद्ध होगा, और ये लोग इतने महान महान हैं कि वो तो 100-100 साल लड़ते रहेंगे। यूरोप की तो ये कहानी रही है। पूरा जो है 400-500 साल का पीरियड आप देखेंगे मध्यकालीन का, तो लड़ते ही रहे हैं। कार्नाटिक वॉर में भी आपने देखा, लड़ कहीं और रहे हैं, भारत में भी जो है तलवार निकाल के बैठ जा रहे हैं। अली वर्दी खान समझता था कि फालतू का इन लोगों से पंगा लेने का मतलब है नहीं, अपना काम हम लोग करते रहें। हाँ, वो लोग हमारे काम में टांग ना अड़ाएं, ये बात उसने अपने जहन में रखी हुई थी। इसलिए उसने हमेशा ही कंपनियों के साथ एक अच्छा जो है रिश्ता, यानी कि झुकने वाला, चापलूसी नहीं, बस ये रहा कि कोई पंगा ना हो, एक बैलेंस उसने मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज जो है लालची एक नंबर के, जितनी यूरोपीय कंपनियां थी सब लालची एक नंबर की। उन लोगों को अपने अलावा कुछ दिखता नहीं था। मुर्शिद कुली खान ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि दस्तक का मिसयूज नहीं करना है। लेकिन उन लोगों की ये चीज़ें मुर्शिद कुली खान के जाने के बाद फिर से उसी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। तो अली वर्दी खान ने फिर से उन लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि देखो भैया, रिश्ता निभा रहे हैं तो अच्छे से निभाओ,
लेकिन अब तुम लोग जो है हद पार कर रहे हो, जो दस्तक का मिसयूज कर रहे हो उसको तुरंत अभी के अभी बंद करो। बहुत स्ट्रिक्टली उसने कहा कि जो भी मिसयूज हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। जो कस्टम ड्यूटी जहां पे करनी है वो पे करनी पड़ेगी। इस टाइम तक पता है लोग क्या कर रहे थे अंग्रेज? ये में दस्तक जो जारी किया गया था वो ये बोला गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिर्फ वो है और बंगाल के लिए ही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और अंग्रेज निजी तौर पे उस दस्तक का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो अंग्रेज थे ना वो प्राइवेट अपना व्यापार करते थे, उसमें भी दस्तक दिखाते थे। जहाँ चुंगी और टैक्स की जरूरत पड़े ना वो दिखाते थे, देखो दस्तक है हमारे पास। तो अली वर्दी खान बोला तेरे भैया कहाँ से दस्तक आ गया, वो प्राइवेट है ही नहीं, वो तो आपकी कंपनी के लिए दिया गया। तो अब जो है कुछ भी ऐसा गड़बड़ होना नहीं चाहिए। दस्तक का जहां जहां तुम लोग मिसयूज कर रहे हो वो मिसयूज बंद हो जाना चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्टली उसने ये बात बोली थी। हालांकि ये लोग मानते नहीं हैं और कहानी वक्त के साथ धीरे धीरे बिगड़ती रहती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन ज्वाइन हुए अभी? कितने लोग लेफ्ट हुए, कितने लोग बचे हैं? कुछ ज्यादा ही लोगों का लिफ्ट दे रहे हैं। चलिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक कहानी समझिए आप लोग कि बैकग्राउंड में क्या था। नवाब भले यहाँ पे नवाबी चल रही इन लोगों की, लेकिन सारी कंपनियां बंगाल से भी व्यापार कर ही रही थी ना। सारी कंपनियां बंगाल में तो आई थी, याद होगा आप लोग को। तो इस वक्त जिस जब अली वर्दी खान का ये शासन चल रहा है, इस वक्त क्या हुआ कि माइक किसी का जो है आवाज इको कर रही है। हाँ, तो जब अली वर्दी खान का ये दौर चल रहा था ना 1740 से लेके 1756, इस वक्त देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो था बंगाल का। बंगाल में अंग्रेज भी मौजूद थे। अंग्रेज कहाँ मौजूद थे? आपका एक हुगली फेमस जगह है, याद है ना? हुगली है, आपका कासिमा बाजार है या कासिम बाजार है। इसके अलावा जो है जो तीन गांव की जमींदारी मिली तो वो पूरा एक इनका वो था ही। फोर्ट विलियम अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था प्रॉपर, बट हाँ एक किला के तौर पे तो बन ही गया था। तो अंग्रेज मौजूद थे, कहने का यहाँ पे ये मतलब है। दूसरा, चंद्रनगर आपको याद होगा, अगर नाम थोड़ा बहुत भी मन में हो, और इसको थोड़ा सा बंगाली भाषा में बोला जाए तो चंद्र नागौर बोलते थे, ठीक है। तो चंद्र नागौर में फ्रांसीसी मौजूद थे, ठीक है। तो एक ही राज्य में दो दुश्मन कंपनियां मौजूद थी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी क्या थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। 36 का आंकड़ा। अली वर्दी खान को यह बात पता थी। अली वर्दी खान ने पहले ही बोल दिया था कि देखो भैया, यहाँ पे फालतू की लड़ाई एकदम करना मत, शांति बनाए रखो। कर्नाटिक युद्ध जब हो रहा था पहला वाला ना, उस टाइम पे बोला था अली वर्दी खान ने कि यहाँ पे लड़ने की गलती मत करना, शांति अपनी बनाए रखो। फ्रांसीसी भी चाहते थे कि शांति बनी रहे। कर्नाटिक युद्ध का अंजाम वो लोग देख चुके थे। तो फ्रांसीसियों ने फैसला किया कि हम लोग बंगाल में अपनी मजबूती को और यकीनी बनाएंगे ताकि अंग्रेजों से हमारी सुरक्षा हो सके, क्योंकि अंग्रेज ऑलरेडी मौजूद थे, फोर्ट विलियम बना के बैठे थे, कासिमा बाजार में बैठे थे, हुगली के आसपास बैठे थे। और फ्रांसीसियों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या था मजबूती के साथ? चंद्रनागौर। तो फ्रांसीसी पहुंचे अली वर्दी खान के पास, बोला कि देखो हमारे आजू बाजू इतने अंग्रेज मौजूद हैं, हमारा खतरा है थोड़ा सा, हो सकता है वो हमारे ऊपर अटैक कर दें, तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है। ये गुहार किसने लगाई? फ्रांसीसियों ने। इसी वक्त अंग्रेजों ने भी एक गुहार लगाई।
हालांकि अंग्रेजों के पास तो बहुत सारी चीजें थी ही, उंगली तक का सीमा बाजार था, फोर्ट विलियम था। अंग्रेज भी पहुंचे अली वर्दी खान के पास, उन्होंने बोला कि देखो कलकत्ता में हमारा किला तो है फोर्ट विलियम, लेकिन वो किला उतना मजबूत नहीं है, हम उस किले को और मजबूत करना चाहते हैं और उस किले की किलेबंदी और ज़्यादा ऊंची करना चाहते हैं और ज़्यादा मजबूत उसको करना चाहते हैं, और उसके चारों तरफ हम गड्ढे खोदना चाहते हैं। कोई आप पुराना किला देखे होंगे ना, तो उसकी बाउंड्री के चारों तरफ गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा जाता था। तो अंग्रेज कह रहे थे कि हमको भी फोर्ट विलियम के चारों तरफ ऐसे गड्ढे खोदने हैं और उसकी चारदीवारी जो किलेबंदी है उसको और ज़्यादा ऊंचा करना है, और उन दीवारों पे हम लोगों को तोपें लगानी हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लगानी हैं। ठीक है। और हवाला क्या दिया कि हाँ फ्रांसीसियों से हम लोग को थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए। अली वर्दी खान इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा था, उसको पता था कि ये चार दीवारी ऊंची करके ये हमारे ही किले पे ठोकेंगे फिर बाद में जब मौका मिलेगा, क्योंकि ये किसी के तो है नहीं। अली वर्दी खान ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि वो अच्छे से समझता था कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, कौन बनाएगा कौन बाद में बिगाड़ेगा, अली वर्दी खान ने बोला कि ना भैया, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, किलेबंदी एकदम नहीं होनी चाहिए, और जो दस्तक का बोले ना वो भी एकदम मिसयूज होना नहीं चाहिए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर तुमको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने कह के मना कर दिया। लेकिन कहानी तब भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे होती है? हुआ ये कि फ्रांसीसी और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि 7 ईयर वॉर शुरू हो गया था वहां पे यूरोप में। ठीक है। इस वक्त फोर्ट विलियम का जो आपके गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक्स। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखने की कोशिश भी मत करिएगा, बस कहानी अभी समझिए कि यूरोप में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया है। अली वर्दी खान ने तो दोनों कंपनियों को मना कर दिया ना, फिलहाल अभी कुछ फैसला लिया नहीं था, और ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ मजबूत होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच वहां पे वॉर शुरू हो गया, और नवंबर 1755 की बात है। कुछ फ्रांसीसी जहाज जो है भारत की तरफ रवाना हुए। ठीक है। अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये खबर मिली, जो ब्रिटिश की खुफिया एजेंसियां थी ना, जो उनके जासूस वगैरह थे, उन लोगों को खबर मिली कि फ्रांस से कुछ जहाज निकले हैं और वो भारत की तरफ जा रहे हैं, और वो भारत जाके फ्रांस जो है हम लोगों पे अटैक करेंगे, यानी कि अंग्रेजों पे अटैक करेंगे। ठीक है। और अटैक करने का मकसद क्या होगा, वो मद्रास पे हमला करेंगे और मद्रास को अपने कब्जे में ले लेंगे। जैसे ही ब्रिटेन में ये खबर पहुंची, लंदन में सारे अधिकारी वगैरह बैठ गए और उन्होंने बोला कि ये मसला है, वहां पे भारत फ्रांसीसी जहाज पहुंच रहे हैं और भारत में हमारा साम्राज्य, हमारा मद्रास, हमारी कंपनी खतरे में। तुरंत लंदन से मैसेज भेजा गया। किसको? फ्रांसिस ड्रेक्स को। ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो अली वर्दी खान परमिशन नहीं दे रहा किलेबंदी की, ना भाड़ में भेजो उसको, तुम किलेबंदी की तैयारियां शुरू करो और फटाफट किले की जो दीवारें हैं उसको ऊंची करो, उसको चौड़ा करो, जो गड्ढा खोदना है गड्ढा खोदो, जो बंदूक तोप जहां जो जो लगाना है सब सही करो फटाफट। और बिना अली वर्दी खान की परमिशन के फ्रांसिस ड्रेक्स ने 1756 में किलेबंदी की तैयारियां शुरू कर दी। अली वर्दी खान को जैसे ही ये बात पता चली कि बिना मेरी मर्जी के इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, अली वर्दी खान ने तुरंत एक मैसेंजर, एक दूत वहां पे भेजा, जिसका नाम था नारायण सिंह। नारायण सिंह पहुंचा फ्रांसिस ड्रेक्स के पास। फ्रांसिस ड्रेक्स से बोला कि देखो अली वर्दी खान ने परमिशन दी नहीं और तुम लोग यहाँ पे बिना परमिशन के किलेबंदी कर रहे हो। फ्रांसिस ड्रेक्स ने बोला कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम लोग तो बना के रहेंगे। और अली वर्दी खान बेचारा कुछ एक्शन ले पाता, उसी वक्त बेचारे की डेथ हो गई। ठीक है। तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब इसमें सबसे बुरी बात पता है क्या थी? सबसे बुरी बात यह थी कि जिस ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये खबर भेजी कि फ्रांस से कुछ जहाज भारत के लिए निकल रहे हैं और वो मद्रास पे हमला करके मद्रास अपने कब्जे में लेने वाले हैं, ये खबर ही झूठी थी। कुछ फ्रांसीसी जहाज निकले जरूर थे भारत के लिए,
लेकिन वो लड़ाई के लिए नहीं निकले थे, वो वॉरशिप्स नहीं थे, लड़ाकू जहाज नहीं थे, बल्कि वो व्यापारिक जहाज थे, वो व्यापार के लिए निकले थे। ठीक है। लेकिन उनकी एक गलत खबर ने सारा बखेड़ा खड़ा किया। फ्रांसिस ड्रेक्स ने इसका नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया और बिना परमिशन के फोर्ट विलियम की किलेबंदी की शुरुआत कर दी। कोई दिक्कत? और अलीवर्दी खान बेचारा कुछ कर नहीं पाता और डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वो है आपका सिराजुद्दौला। 1756 से लेके 1757। कोई दिक्कत? और ये आपका कौन था? अली वर्दी खान का नाती था। ठीक है। कोई दिक्कत है? नाती। जी।